गए एक ही दिन में। लास्ट क्या देखे थे हम लोग? लास्ट 16 देखे थे। राउल्ट लॉ से शुरू करता हूं फिर, तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ से पहले भी मैंने कुछ बताया था क्या? राउल्ट लॉ से पहले कुछ बताया होगा ना मैंने। अरे बैलो, हेनरी लॉ की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, राउल्ट लॉ से पहले कॉन्सेप्ट वगैरह बताया था। ये तो मत कहो नहीं, क्योंकि अगर राउल्ट लॉ पढ़ाया हो तो उसका कॉन्सेप्ट भी जरूर बताया होगा, दिल से पढ़ाया था। याद ही नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए देखिए, शुरू यहीं से कर देता हूं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? हम लोग हेनरी लॉ जब पढ़े थे, हेनरी लॉ के बारे में मैंने कहा था, हेनरी लॉ अप्लाई होता है सल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए। यानी कि सल्यूट वहां पे गैस था, हेनरी लॉ में सल्यूट कौन था? गैस। गैस को हम किस में डिसॉल्व कर रहे थे? लिक्विड में। ठीक है, तो गैस का सोल्युबिलिटी हम लिक्विड के लिए अगर बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। राउल्ट लॉ किसके लिए बात करता है? राउल्ट लॉ बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, उसके बाद आपको लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे। दो लिक्विड सोल्यूशन को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? अब थोड़ा नॉर्मल सोच लीजिए, अगर आपके पास दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास H2O है और ये मान लीजिए आपके पास HCl है, दोनों लिक्विड है, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर कुछ और होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कुछ और होगा। प्योर फेज में मान लीजिए P0 होगा, प्योर फेज में क्या होगा? P0 होगा। मान लीजिए दोनों को मिला करके हमने कोई क्या बनाया? सोल्यूशन बनाया। तो इस सोल्यूशन में इन दोनों का प्रेशर क्या होगा? इन दोनों का प्रेशर क्या होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P1 और P2 क्या होगा? ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? राउल्ट लॉ की। मतलब कि ये कहूं कि जब दो सल्यूट को, दो लिक्विड सल्यूट को हम आपस में जब मिलाएंगे तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा, उसमें जो चेंज आएगा वो किस हिसाब से आएगा? तो उसकी अगर बात करते हैं तो राउल्ट लॉ कहता है, राउल्ट लॉ ये कहता है, राउल्ट लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction present in the solution. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस में कह रहा हूं, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन लिक्विड सोल्यूशन। पार्शियल प्रेशर किसी एक लिक्विड सोल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? उसका मोल फ्रैक्शन जो गिवन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? राउल्ट लॉ। जैसे कि मैं बात करूं H2O के लिए, अगर हम बात करें H2O का लिए जो P1 होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाई H2O के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसके लिए अगर हम बात करें P1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम कहेंगे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? H2O के। मतलब जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन में H2O के कितने मोल फ्रैक्शन है, वही उसका क्या डिसाइड करेगा? पार्शियल प्रेशर डिसाइड करेगा। ऐसे इस वाले का भी आप देख लो, इस वाले के लिए हम क्या कहेंगे? P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाई और HCl, यानी HCl का जो मोल फ्रैक्शन है गिवन सोल्यूशन में वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डिसाइड करेगा। यही तो होगा, यही होगा ना। तो थोड़ा इसको हम हटाते हैं भाई, ये हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट थे, इसके लिए हम लिख देता हूँ P1 हो जाएगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाई 1, ये पहला कंडीशन है। या फिर हम कह सकते हैं P1 इक्वल यहाँ पे P0 1 और यहाँ पे क्या? हाई 1। अब क्या होगा? P0 1 क्या चीज है भाई? P0 1 क्या चीज है? यहाँ से देख के बता सकते हो P0 1 क्या है? देख के, हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। H2O प्योर फॉर्म में कि इम्प्योर फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। इट मींस हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, दाब जिसको हम कह रहे हैं वही पार्शियल प्रेशर है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। सेकंड कंपोनेंट के लिए हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे Chi2। पहले Chi2 क्यों लिखेंगे? पहले तो हमें क्या लिखना होगा? हाँ, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi2, यानी P2 इक्वल P0 2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? हो जाएगा। क्या है ये? इसमें कोई दिक्कत किसी को? एक बार देख लीजिए, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि दो वोलाटाइल सल्यूट या फिर दो वोलाटाइल सल्यूट, जो वोलाटाइल का मतलब समझते हो, जो जल्दी से वाष्पित होते हैं उन्हें हम वोलाटाइल कहते हैं। तो उनको अगर हम आपस में मिलाएंगे तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो घटेगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। वैसे घटेगा तो ये तो कंफर्म है, बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से वो घटेगा। यानी कि पहले जो उसका प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर था
वो डिफरेंट होगा सोल्यूशन से, क्योंकि सोल्यूशन में जैसे मिलाएंगे तो सोल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा इसका कितना मोल फ्रैक्शन गिवन सोल्यूशन में, इसका कितना मोल फ्रैक्शन इस गिवन सोल्यूशन में है। इसलिए तो राउल ने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे पी नॉट क्या है दोनों के लिए, प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर। ये कब है पार्शियल प्रेशर? इन द सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर इन द सोल्यूशन। इसके लिए इसका भी पार्शियल प्रेशर इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर क्या है, सोल्यूशन जब बना तब पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। बट ये पी नॉट क्या है? प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर, यानी H2O का जो प्योर फॉर्म में, जब H2O अकेला था तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, ठीक है। जब HCl अकेला था तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना था, तो प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम, आप पूछिए, पूछिए जल्दी से पूछिए। एक्शन P2 इक्वल P नॉट 2 यहाँ पे ये, हाँ पूछिए। रुको मैं एक बार फिर से मैं ये भी डिनोट करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज थोड़ा कम हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ठीक है, देखिए ये वाला जो है हम कह रहे हैं ये पार्शियल प्रेशर इन सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन जब बना तो उसके बाद पार्शियल प्रेशर क्या है, और ये जो पी नॉट है ये कब है? प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, अगर कहीं पी मिले इसे आप समझना प्रेशर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में प्रेशर क्या है, ठीक है। अगर कहीं पी नॉट हो इसका मतलब प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्रेशर इन प्योर फॉर्म। प्रेशर इन प्योर फॉर्म का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात नहीं समझ रहे हो तुम लोग? नहीं, तनको नहीं समझ रहे हो, एक को नहीं समझ रहे हो, खाली जुट्ठा मुंडी हिला देते हो कहते समझ रहे हो। अरे बैल कहीं के, हम ये कह रहे हैं कभी से ये हमारे पास, आप में से कोई होगा पता, ये मान लीजिए हमारे पास H2 है, ठीक है, ये रहा H2O। एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है HCl, ठीक है, ये हमने ले लिया HCl। तो प्योर फॉर्म में इसके पास कुछ गैस रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? यहाँ पे गैस का बन जा रहा है इसी में, कहाँ है इसे, दूसरा नोट खुल गया है, इस वाले में नहीं पढ़ाना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका वेपर फेज है, क्लियर। तो इसका अगर हम पार्शियल प्रेशर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पी नॉट H2O, क्योंकि H2O तब अकेला है, प्योर फॉर्म में है, क्लियर। ऐसे ही HCl की अगर हम बात करेंगे तो HCl के लिए ये ऊपर जो है प्योर फॉर्म में होगा, यानी पी नॉट ये क्या है? HCl है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिला करके एक सोल्यूशन बना रहे थे। सपोज करिए इन दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद हमने क्या बनाया? एक सोल्यूशन बनाया। जब एक सोल्यूशन दोनों को मिला के बनाएंगे, इनका भी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका पार्शियल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? इस प्रेशर को हम कहेंगे P। इस वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे? P। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है। इसके लिए हम P1 कहेंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे? P2, क्योंकि दोनों उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे ना तब। इसके अंदर H2O भी होगा और इसके अंदर कौन होगा? HCl भी होगा। मान लीजिए हम PH2O भी इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर कौन होगा भाई? PHCl भी होगा, दोनों होंगे ना, PH2O भी होगा, PHCl भी होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले तो PH2O किस पर डिपेंड करेगा? हम कहेंगे PH2O डिपेंड करेगा H2O के कितने इसके अंदर मोल फ्रैक्शन है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि PH2O इट मींस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi1, यानी इसका मोल फ्रैक्शन इसके अंदर कितना गया उसके हिसाब से कौन डिपेंड करेगा? प्रेशर ऑफ H2O इन द सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। ये तो कह रहा हूँ, जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था क्या लग गया? P0 आ गया। या P0 क्या है? प्योर फॉर्म में, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, यही P0 हमने यहाँ पे रख दिया है प्रोपोर्शनलिटी को हटा के। कब हुआ? आपकी और लंबाई को खींचो। अभी समझे क्या है P0, P क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हो गया? हो जाएगा ना? एक बार थोड़ा डीप से बोलो, अंदर से बोलो तब मानो, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा। डाल्टन का नाम सुना है? डाल्टन का नाम सुना है, काफी अच्छा लगता है जॉन डाल्टन। नहीं, डाल्टन का नाम नहीं अच्छा लगता है? सदियों तो कितनों के कान तरस जाते हैं जॉन डाल्टन का नाम सुनने के लिए, नहीं? तो सुनो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे, समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो इससे पहले वाला जो यहाँ पे था, मान लीजिए कि अगर मैं सोल्यूशन का नेट प्रेशर बताना हो तो कैसे बताएंगे? जैसे
ये P1 और P2, PH2 और PHCl, दो अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग पार्शियल प्रेशर हो गए, क्लियर। पर टोटल नेट सोल्यूशन का क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डाल्टन को, ठीक है। डाल्टन का जो लॉ है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो डाल्टन के लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वही यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए सोल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये इसमें रख देता हूँ, ठीक है। जब दो अलग अलग कंपोनेंट है इनका दो अलग अलग पार्शियल प्रेशर भी क्रिएट होगा, तो मान लीजिए इनका पार्शियल प्रेशर क्रिएट है, और मान लेते हैं कि इनका जो प्रेशर है पहले वाले कंपोनेंट का वो P1 है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, और दूसरे वाले कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, P2 है। तो मतलब एक सिंगल सोल्यूशन में दो अलग अलग कंपोनेंट का दो अलग अलग प्रेशर है, तो हमें टोटल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने। इट मींस डाल्टन्स लॉ हम कहते हैं। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है उसमें अलग अलग कंपोनेंट है, तो सभी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो एडिशन होगा फाइनल प्रेशर के। इट मींस जो फाइनल प्रेशर होगा उन सभी कंपोनेंट के प्रेशर का क्या होगा, एडिशन होगा। इट मींस अगर हम कहें पी टोटल की, अगर हम बात करें किसकी बात करें, पार्शियल प्रेशर संपूर्ण की, पी टोटल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पी टोटल। पी टोटल किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन, P1 प्लस P2 के बराबर होगा P1 प्लस P2, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये हो जाएगा पी टोटल इक्वल P1 क्या है, P1 क्या है जरा बताइएगा, P1 क्या था यहाँ पे, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O था, मैंने H2O माना हुआ था, और P2 किसको माना है, HCl को माना है। थोड़ा सोचिएगा, P1 जो किसके बराबर है, P01 Phi1 के बराबर है, P2 किसके बराबर है, P02 Phi2 के बराबर है। तो आगे लेके चलते हैं भाई, सारी वैल्यूज में पुट कर दो। P1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, P01, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Phi1 प्लस ये क्या हो जाएगा P02, और ये क्या हो जाएगा Phi2, हो गया। तो इससे हमें क्या फायदा मिला, इससे भी कुछ फायदा नहीं मिला, बट वी नो दैट Phi1 प्लस Phi2 इक्वल 1। आप जानते हो नहीं जानते हो, मतलब किसी एक गिवन सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन जोड़ दो तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास दो ही कंपोनेंट है ना, एक तो 1 और एक 2, 1 मतलब H2 और 2 मतलब HCl, तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन जोड़ लो तो कितना होगा, 1 होगा। एक काम करते हैं, x1 की मतलब Phi1 की वैल्यू पता करते हैं, तो Phi1 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस Phi2, तो 1 माइनस हो जाएगा हमारे पास Phi2, तो 1 माइनस यहाँ पे रख देते हैं हम Phi2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे आप कुछ भी मान लो, कि इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे हम कहेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Phi1 इन इक्वेशन फर्स्ट, बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Phi1 इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। कोई दिक्कत किसी को, मतलब जो मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है, सॉरी यहाँ पे जो Phi1 की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 2 से किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देखिएगा, हो जाएगा P टोटल इक्वल P01 Phi1 की जगह क्या रख रहे हैं बताना जरा, P01 ऐसे ही रहेगा, Phi1 की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस Phi2, यहाँ पे रख दो 1 माइनस हो जाएगा Phi2 ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, क्या हो जाएगा P02, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Phi2। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हो जाएगा P टोटल इक्वल, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्या हो जाएगा, हो जाएगा P10, ये क्या हो रहा है, ये आपके पास हो जाएगा P10 माइनस से क्या हो जाएगा भाई P01, और ये क्या हो जाएगा Phi2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई P02, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Phi2। अब थोड़ा बताइए इसको थोड़ा सा और हम छोटा करके सॉल्व कर पाएंगे क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक काम करिए, P टोटल इसको करिए, इस वाले को आगे लाओ, पूरी क्वांटिटी पीछे ले जाओ। क्यों कर रहा हूँ थोड़ा समझना, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, इसको ऐसा रहना ना P01, इसको थोड़ा आगे लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, P02, और ये हो जाएगा Phi2, और ये माइनस क्या हो जाएगा P01, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Phi2, क्लियर। P टोटल इक्वल हो जाएगा P01, दोनों में कॉमन कौन है भाई Phi2, दोनों में से आप कॉमन निकाल दीजिए Phi2, और यहाँ पे क्या बच गया P02 माइनस P01, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो P टोटल इक्वल P01 और प्लस, और यहाँ पे कर सकते हो P20 माइनस P10, और यहाँ पे Phi2 को थोड़ा बाहर कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो ये हमें रिलेशन मिल जाता है दो कंपोनेंट के लिए। जब दो कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे तो उनका टोटल प्रेशर क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि जो नेट टोटल प्रेशर है, जो प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, वो किसी भी एक मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है जो गिवन सोल्यूशन में है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इसमें इक्वेशन में कौन है, सिर्फ Chi2 है। Chi1 निपट गया, Chi1 गया ना, तो Chi1 का मतलब यहाँ पे रह गया क्या, पी टोटल निकालने के लिए। थोड़ा सोच के बताना डीप, Chi1 की मतलब है कोई पी टोटल निकालने में, नहीं ना। किसी एक का अगर हम मोल फ्रैक्शन रख दें तो हमें पी टोटल मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे जैसे कि हमने Chi1 प्लस Chi2 इक्वल 1 किया था, तो Chi1 की जगह पे Chi2 भी तो निकाल सकता था, तो Chi2 निकालता तो 1 माइनस Chi1 हो जाता ना, ये इक्वेशन चेंज हो जाता ना। तो हम कह सकते हैं जो टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। हो जाएगा, तो ये वाला माइंड में रहेगा, तो आपको ये वाला जो मेन फार्मूला है ये यूज होगा। ठीक है, ये मेन फार्मूला आपका यूज होगा। वैसे तो मेन जो फार्मूला वो आपका ये वाला है, वो वाला P1 इक्वल P0 Chi1, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कहीं आपको लिखना हो तो P इक्वल P0 Chi, और इसे आप P01 बोलोगे तो इसको Chi1 बोलोगे, ऐसे P1 बोलोगे, यही डिफरेंस पड़ रहा है ना, बस बाकी सब तो वही चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आप बनाने आता है, नहीं आता है? मैंने सुना था आता है मैथ के बच्चों, गलत सुना है मैंने, ये सब अफवाहें हैं। क्या है ये? चलो मैथ वाले नहीं, बायो वाले बताओ भाई, फिगर वगैरह बहुत ज्यादा बनाते तुम लोग। मैंने सुना मेढक कट पैर और बना लेते तुम लोग, बनाते हो ना फिगर। बस फिगर और ग्राफ में डिफरेंट क्या है, ग्राफ में कैलकुलेटेड वैल्यूज है, अब फिगर जैसी मर्जी वैसी बना दोगे। मतलब मैं तुम में से अगर किसी एक का फिगर बनाओ तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे, और कह दूंगा ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मानने के लिए हो जाएगा। तुम में से कौन बनेगा ये? कोई नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ता हूं, कौन बन रहा है? अच्छा बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये लो इसका सर कहीं और चला गया, सर कहीं और चला गया। हाँ अच्छी बात नहीं है, इसको हम करते हैं डिलीट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखना थोड़ा ग्राफ राउल्ट लॉ के लिए, ठीक है। तो राउल्ट लॉ के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा देखिएगा। मैं ग्राफ पहले जो मेन ग्राफ है उसको बनाने से पहले मैं दो छोटे छोटे ग्राफ बनाता हूँ, फिर दोनों के एक मिला देता हूँ, वो बढ़िया है। तो एक बार मिला के बना दूंगा तो तुम में से कोई उधर चिल्लाएगा ये कैसी हो गया, तू कहेगा वही कैसी हो गया, कोई कहेगा Chi1 इधर कहाँ है तो पार्शियल प्रेशर उधर कहाँ है। एक काम करते हैं, दो अलग अलग बनाते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट है कि नहीं है, एक P1 है और एक कौन है, P2 है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे P1 को क्या माने, H2O, P2 को क्या माने, HCl। एक काम करते हैं, दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय आपको वो उनका रिलेशन पता होना चाहिए। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi2। तो यहाँ पे मैं पूरा मैं लिख देता हूँ भाई। पहले वाले के लिए मैं लिखता हूँ क्या था भाई, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi1, या फिर मैं लिख देता हूँ P1 इक्वल P01 और यहाँ पे Chi1। और एक ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे भाई, दूसरे के लिए हम बना देते हैं भाई P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Chi2, ठीक है, एंड P1 इक्वल P01, P2 है, क्या बात है, दिमाग लग रहा है जिंदा है, बस चेक कर रहा था। P2 P02 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Chi2। अब थोड़ा सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस चाहिए और एक क्या चाहिए, मतलब कि नहीं दो एक्सिस के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई की जरूरत पड़ती है हमेशा, एक्स और जेड भी ले सकते हैं, जेड और एक्स भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करेगा ना हम किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि लीनियर मतलब 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं तो सिर्फ दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स और एक क्या वाई। एक काम करते हैं, हमें दो एक्सिस चाहिए, ठीक है, दो एक्सिस चाहिए हमें। एक काम करता हूं, हमें चाहिए दो एक्सिस, ये बना दिया, इसके लिए बना देता हूं भाई, ये बन गया, क्लियर। तो ये बनने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसको हम कहां पे रखें, ठीक है, इसको कहां पे हम रखना चाह रहे हैं। तो बताइए, एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे रखते हैं खाई को, खाई को हम नीचे रखते हैं, क्लियर, खाई को नीचे रख दिया। और इसके लिए भी खाई को कहां रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। प्रेशर किधर रख देते हैं, ऊपर। प्रेशर मतलब पार्शियल नहीं है, ये जो P0 है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस P की बात कर रहा, ठीक है। इसका भी प्रेशर कहां रख देंगे, ऊपर। तो ये आपके पास P2 हो जाएगा, ये आपके पास P1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये Chi1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, Chi, ठीक है, Chi2 हो जाएगा। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है Chi2 कहते, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, तुमसे बुलवा रहा। तो थोड़ा सोच के देखो, ये आपके पास Chi1 हो गया, क्या हो गया, Chi2।
तो आपको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ को शुरू भी करना पड़ेगा। इट मींस ग्राफ शुरू करने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे तो टोटल वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी होती, 0। क्लियर। तो वैल्यू अगर 0 होती तो मींस यहाँ पे खाई1 की वैल्यू भी 0 है और जो प्रेशर है वो भी क्या है, 0 है। यानी कि हम एक काम करते हैं, खाई1 की वैल्यू पहले हम कितना मान लेते हैं, खाई1 की वैल्यू कितना मान लो पहले, 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पॉइंट पर जो खाई1 की वैल्यू है वो क्या है, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब मान लीजिए खाई1 की वैल्यू मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, 1। अगर खाई2 0 हो जाए तो खाई1 कितना हो जाएगा, 1। मैक्सिमम इतना ही बढ़ सकता है ना। थोड़ा सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, खाई1 प्लस खाई2 इक्वल क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। इट मींस अगर ये खाई2 की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो खाई1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर जो खाई1 की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1। क्लियर। खाई1 कितना हो गया, 1। अब थोड़ा सोच के देखेंगे, जब पार्शियल प्रेशर 0 रहा होगा तो मोल फ्रैक्शन, सॉरी मैं कह रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, मोल फ्रैक्शन जब 0 रहा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कितना रहा होगा, 0। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। इट मींस जो ग्राफ है वो कैसा जाना चाहिए भाई, थोड़ा सोच के बताइए। तो ग्राफ ऐसा निकलना चाहिए, हद हो गया ये तो, ये हाँ सेलेक्टेड तो है, हाँ। तो ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, बताइए क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि खाई1 0 है और खाई2 1 है, मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है तो ग्राफ का प्लॉट भी इधर बढ़ेगा, सीधे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे जाएगा ना। इसको बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, तो एक लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा, सीधा ग्राफ मिलेगा। तो इधर से इधर की तरफ आपका क्या जा रहा है, ग्राफ जा रहा है। क्लियर, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट बनाया हुआ है, ये जो स्टैंड बनाया हुआ, जो एक्सिस बनाया हुआ है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो तो कोई दिक्कत किसी को, कर सकते हैं ना। तो इस वाई एक्सिस को अगर हम चाहें तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लाके, हो गया। तो इसको अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कुछ तो फायदा मिला हमें, फायदा मिला कि नहीं मिला, क्या फायदा मिला, ये जो ग्राफ है यहाँ से शुरू हुआ और इस पॉइंट पर गया, हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, मिला कि नहीं मिला, एक पॉइंट मिला। क्लियर। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं अभी मैं आगे डिफाइन करता हूं, तब तक इसकी हम बात कर लेते हैं। इसके लिए भी वही होगा भाई, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे खाई2 इक्वल क्या मानो भाई, 0, और यहाँ पे खाई2 इक्वल क्या मानो, 1। क्लियर। खाई2 इक्वल 0 होगा और खाई1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर ऐसा करते हैं तो ग्राफ इसके लिए भी कैसे जाएगा, सेम ऐसे ही जाएगा। इसका भी ग्राफ सीधा जाएगा, नहीं जाएगा। ग्राफ अगर सीधा जाएगा तो ये जो चाहिए हमें, जो पोर्शन, ये जो पोर्शन हमें चाहिए, इस पोर्शन को हम वापस ला सकते हैं भाई। इसको हम पहले सीधा तो कर दें, हाँ, ये जो पोर्शन इसको उठा के कहाँ कर दें, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे भी एक क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा सोच के देखो, दोनों ग्राफ जो हैं वो सेम सोल्यूशन के हैं कि नहीं है। जब दोनों ग्राफ सेम सोल्यूशन के हैं तो ग्राफ अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, दोनों को एक में बनाओ। तो दोनों को एक में हम कैसे बनाएंगे भाई, एक काम करते हैं, इसमें तो कर सकता हूं लेकिन पलटने में दिक्कत होगा, इससे अच्छा बना देता हूं, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वाले को क्या मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं तो किसमें अटेगा नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सोचिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया और इन दोनों को आपस में मिला दिया, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूर करता हूँ और ये आ गया, ठीक है। अब ठीक, थोड़ा सोचिएगा मैं क्या कह रहा। इस वाले पोर्शन में दो अलग अलग बाउंड्रीज थी, मतलब कह सकते हो दो अलग अलग वाई एक्सिस था कि नहीं था, एक्स एक्सिस था। एक्स अगर दोनों में कॉमन मान लें तो वाई दोनों में कॉमन तो नहीं हो पाएगा, वाई दोनों डिफरेंट चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ये पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट में एक काम करते हैं, जिसका तुम जहां कहोगे वहां से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पे मान लो खाई1 की वैल्यू 0, खाई1 की वैल्यू 1 मान रहे थे ना, ऐसे मानो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मान लो खाई1 की जो वैल्यू है कितनी है, 0, और यहाँ पे खाई1 की वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर। खाई1 की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे आप मान सकते हो, यहाँ पे खाई2 की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे खाई2 की वैल्यू क्या है, 1। इसे जस्ट अपोजिट भी आप मान सकते थे, ऐसा नहीं जैसे मैंने माना तो आपको ऐसे ही मानना कोई जरूरी है। आप चाहो तो ऐसे ही मान सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। आप कहो कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम खाई2 की वैल्यू 0 करेंगे और यहाँ पे खाई2 की वैल्यू हम 1 करेंगे। यहाँ पे हम खाई1 की वैल्यू 0 कर, यहाँ पे खाई1 की वैल्यू हम 0 करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं भाई खाई1 की वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या कह देते हैं खाई1 की वैल्यू 1। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कैसे हम बनाना चाहते हैं।
थोड़ा सोचिए, अगर ऐसे आप बनाना चाहते हो इसको तो क्या होगा यहाँ पे। अब इस फिगर को बनाने के लिए एक चीज और हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे मानते हैं, लेट अस एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 है वो ग्रेटर देन किसके है, P1 के है। हम यहाँ मान रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। नहीं माना तब भी ग्राफ बनेगा, ऐसी बात नहीं है, बट मानते तो ग्राफ थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर दोनों हम सेम मान लेते हैं, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, तो जो दोनों ग्राफ है वो सेम ऐसे ही बनेगा ना, जो दोनों ग्राफ है सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एंड दोनों को ज्वाइंट जब करेंगे तो ज्वाइंट करने के बाद इनके बीच में एक पैरेलल लाइन बन जाएगा, बनेगा ना। मतलब जब ग्राफ इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, जब आप बनाओगे तो दोनों अगर सेम पार्शियल प्रेशर पर रहेंगे तो एकदम सीधा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस करना हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, जो मैं कह रहा हूँ अभी आगे तुम समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। ऐसे मान लीजिए खाई2 की वैल्यू जब 0 है, खाई1 की वैल्यू 1 है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। और खाई1 की वैल्यू भी अगर आप सेम बना देते हो, मतलब दोनों अगर सेम रहते हैं तो ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ये टेढ़ा मेढ़ा मैं क्यों बना रहा समझना, यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ खाई2, ये ग्राफ जो है खाई2 के लिए, क्लियर। और ये वाला ग्राफ किसके लिए, खाई1 के लिए। तो दोनों अगर सेम पे आएंगे तो थोड़ा देख लो ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब पार्शियल प्रेशर में दोनों में कोई डिफरेंट नहीं होगा तब की बात कर रहा हूँ। बट अगर जब हम जैसे ही एज्यूम कर लेंगे कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो P2 के लिए जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्लियर। बट P1 के लिए जो ग्राफ जाएगा वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। सही कह रहा हूं मैं। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बताओ। यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे इसके लिए क्या है भाई, ज्यादा है कि नहीं है। P2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, कम है कि नहीं है। और यहाँ पे बीच में हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन दोनों का लिया है, क्लियर। इसका ग्राफ इधर जा रहा है, इसका ग्राफ इधर जा रहा, इसका जो इधर जा रहा किसका है भाई, खाई2 इक्वल 0 से कहां पे जा रहा, खाई2 इक्वल 1 पर इसका मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर है, और इसके लिए खाई1 की वैल्यू 0 और खाई1 की वैल्यू 1 पे पार्शियल प्रेशर ये है। अब डाल्टन लॉ ये कहता है कि P1 प्लस P2 इक्वल P टोटल। तो यानी कि अगर हम इन दोनों ग्राफ को अगर हम आपस मतलब ये दोनों लाइंस को आपस में मिला देते हैं, ये क्या होगा, ये होगा P1 प्लस P2 और ये किसके बराबर है, P टोटल के बराबर है। तो ग्राफ जो बनाते हैं ये वाला राउल्ट लॉ के लिए, ठीक है। ग्राफ गोल गोल बनाने का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है। मतलब बनाने को तो वैसे भी हम बना सकते हैं जैसे हमने वहां पे लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ जो बनाया है ना हमने वैसे सीधे सीधे बना सकते हैं, जिससे पहले वाले हम लोगों ने बनाया था। ये वाला बनाया था कि नहीं बनाया था, ये वाला ऐसे ही बना सकते हैं ना। बट दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ग्राफ है वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंट जो देख लीजिए, ये P1 है, इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जो पॉइंट है ये P0 है और P0 1 है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये आपके पास हो जाएगा P0 1। इसे क्या कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं आज, P0 1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा P0 2। ग्राफ बना लोगे तब की वजह आता है रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट लॉ, या फिर राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ का वो बनाइए, ग्राफ बनाइए, ठीक है। बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता है। तो बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक। समय है ना अपने पास, अभी तो 28 हो रहा है, अभी समय ही क्या हुआ है। कहाँ दिख रहा है, अच्छा ये क्या बात है, बड़ी अच्छी चीज है ये तो, ऐसी चीजें होनी चाहिए दुनिया में। हाँ, ये क्या है भाई, कैल्शियम, ये क्या है कैल्शियम, भाई कितना कैल्शियम, डिलीट डिलीट डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हेनरी लॉ तो आप पहले देख चुके हैं, राउल्ट लॉ अभी अभी देखा। दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ मिलता जुलता पता चल रहा है। कॉमन का मतलब दोनों कुछ रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं रुको, मैं दोनों लिखता हूं। जो हेनरी का लॉ था तो क्या कहता था, P इक्वल के एच डॉट आई, क्लियर, हेनरी का है। राउल्ट का क्या कहता है भाई, P इसको मैं P1 कर देता हूं, वो बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा P इक्वल P0 और यहाँ पे खाई, ठीक है, P0 खाई। अगर इसे आप P1 करना चाहते हो तो ये खाई 1 हो जाएगा, ये भी P1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मान जाए तो माना चाहे तो।
तो अब दोनों में आप देखो यहाँ पे पी पी ठीक है, पी पी दोनों सेम है कि नहीं है, खाई खाई दोनों सेम है, डिफरेंट क्या है के एच और पी नॉट। तो स्पेशल केस में कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए जो के एच की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, पी नॉट 1 के बराबर हो जाए, स्पेशल केस में भी ऐसा कहीं हो सकता है। अगर ऐसा कहीं होता है जो के एच की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, पी नॉट के बराबर हो जाए, तब जो हेनरी लॉ है वो कैसा बिहेव करेगा, राउल्ट जैसा। और राउल्ट कैसा बिहेव करेगा, हेनरी के जैसा। बस डिफरेंट किस में, कांस्टेंट में है ना, बस वही कह रहा हूं मैं सीधे सीधे। कांस्टेंट में अगर सेम हो जाते हैं किसी केस में तो हेनरी राउल्ट बन जाएगा और राउल्ट क्या बन जाएगा, हेनरी बन जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ये हो गया। तो राउल्ट लॉ के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो देखेंगे, क्या अभी देख लें, बताइए अभी देख लें उन सभी चीजों को, नहीं क्या बात है, मेरे एक्साइटेड गुरुजी आ रहे हैं भाई। हाँ कल हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल, जानते हो, हिंदी में आदर्श एंड अनादर्श विलयन।